मेरी मातृशक्ति, पिता चले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आपको पता है इस बार आप 2 वोट डालोगे जी। एक वोट आपका एमसी का और एक वोट आपका चेयरमैन का। एमसी उसको डालो जो आपका अच्छा हो, जो आपको जानते हो उसको डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी, जो भी है जिसे आप ज्यादा प्यार करते हो। दूसरा वोट आप चेयरमैन के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, आपके समक्ष हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, यही आते जाते घूमते फिरते देख लोगे मुझे। मेरा मटके के निशान है जी। 19 तारीख को आपका एक एक वोट 4 रुपये मटके में डाल के मुझे कामयाब करें। ये कामयाबी मेरी नहीं, आप सबकी होगी जी। आप ये लगा लो, चेयरमैन मैं नहीं, अशोक नगर का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान साथी मेरे पिता दल बुजुर्गों बन रहे हैं जी। अभी आपको ये देखना है कि आपने चेयरमैन कहाँ देनी है, अशोक नगर में देनी है या किसी और के घर में देनी है। वीरेंद्र भाई अशोक नगर एकता, मार कहाँ लगाओगे, मार कहाँ लगाओगे, जीतेगा भाई जीतेगा, अशोक नगर की एकता जिंदाबाद। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे वोट मांगने के लिए जी, बहुत सारे लोग आएंगे वोट मांगने के लिए आपके पास। आपने ये देखना है कि वो बंदा, वो इंसान आपके सुख दुख में आ सकता है या नहीं आ सकता, आपके सुख दुख सुन सकता है नहीं सुन सकता, ये आपने डिसाइड करना है जी। अगर आपने ये सोच लिया कि हमें उसको वोट देना है जो आपके सुख दुख में आता हो, उसको नहीं, जिसने वोट के लिए तो आपके पास आ जाना है, उसके बाद उधर पीट करके सोना भी नहीं बाकी है। इसलिए आपका एक एक वोट अशोक नगर का एक वोट, मैं चाहता हूँ, मेरे को 560 वोटों से अशोक नगर वासियों ने एमसी बनाया था। मैं चाहता हूँ यहाँ से कम 5,000 वोटों लीड लेके मैं यहाँ से निकलूँ, अशोक नगर से गिरूँ, ताकि उनको ये पता लग गए। वो ये कहते हैं कि भाई अशोक नगर तो हम देख लेंगे, अपने आप कोई दिक्कत नहीं है, इनके लोग क्या है क्या नहीं। इसलिए हाथ जोड़ के बिल्कुल अशोक नगर वासियों, कहीं किसी बहकावा में ना जाना। 2 दिन की बात है, बहुत लालच आएंगे, बहुत फोन आएंगे, बहुत कुछ होगा इन 2 दिनों में। अगर ये 2 दिनों में आप टूट गए, इस अशोक नगर में कोई नहीं लगे, ये मैं लिख के जा रहा हूँ आपके पास, अगर कोई और कोई बन गया तो। अगर आपको अशोक नगर का विकास चाहिए, अशोक नगर में प्रगति चाहिए, तो एक एक वोट मटके के निशान पे डालोगे आप लोग। अगर आपने ये मौका छू गया तो फिर अशोक नगर की राम भरोसे है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती आपसे, आपका एक एक वोट मटके पे डालो, ताकि मैं आपका बेटा, आपका बच्चा अशोक नगर के लिए कुछ कर सकूं। धन्यवाद। श्री प्रवीण जोड़ा जी, श्री दर्शन नागपाल जी, श्री राधा किशन नारंग जी, श्री रामशरण मेहता जी, श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती मीना भ्याना जी और हमारे परिवार के, आपके इस सेक्टर के पड़ोसी हमारे हुब्बा जी, सभी सम्मानित बहन और भाइयों, नगर परिषद का चुनाव है। मैं 2 बार खुद भी नगर परिषद बना हूं। जब उस समय बना हूं जब ताऊ देवीलाल की सरकार थी गठबंधन में, और हमारा गठबंधन में सरकार चलती थी। जब लोगों के काम के लिए हम जिस उम्मीद से हमें पार्षद बनाया, चेयरमैन बनाया, तो हमारी नगर परिषद के अंदर तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे। ये हालत थी। अब फतेहाबाद में हालत मुझे नहीं पता कैसी थी। आपका आशीर्वाद था जी, पूरे पैसे रहे थे। नहीं, कौन से सन में? 14 में ना, उससे पहले तो नहीं थे। हालत ये थी, हम सफाई कर्मचारी को भी तनख्वाह के पैसे नहीं दे पाते थे। कर्मचारियों को भी तनख्वाह की हालत चिंताजनक थी। ये पूरे प्रदेश में ये स्थिति थी। इसलिए जब से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की श्री मनोहर लाल जी की सरकार बनाई, तब से हर नगर पालिका, हर नगर निगम, हर नगर परिषद के अंदर सरकार पैसे देती रही, जिसकी वजह से घर के बाहर
जो आपके कूड़े के ढेर लगे रहते थे, बहन हमारी माँ छिलका सब्जी का हो, फल का हो, कोई थैली हो, बाहर रोड पर फेंक देते थे और उसके बाद वो सफाई कर्मचारी तो उठाने आता नहीं था। कौन उठाता था? या सुअर मुंह मारता था या कुत्ता टांगों से बिखेर देता था। ऐसी हालत थी। परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब से आए, उन्होंने स्वच्छता को प्रायोरिटी पे लिया। आज अब मैं कह सकता हूं कि जब आप घर से बाहर निकलते से 2014 से पहले गंदगी के ढेर नजर आते थे आपको 50 मीटर पर, 20 मीटर पर, 100 मीटर पर, परंतु आज आपको गंदगी का ढेर कहीं नजर नहीं आएगा। ये काम छोटा नहीं है। और आपके दरवाजे पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी आती होगी, आती है कि नहीं आती? आती है और साथ बोलती है, गीला दे दो, सूखा दे दो, गीला दे दो, सूखा दे दो। ये है नगर पालिका का काम। ये किसने किया? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मेरा देश स्वच्छ हो, साफ हो। क्योंकि हम लोग फॉरेन में जाते हैं, वहां का दृश्य देख कर आते हैं, बाहर का कंट्री कितना साफ सुथरा है, कितना साफ सुथरा है। जैसे ही एयरपोर्ट में उतरते हैं वहीं हम गंदगी फेंक देते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा पहला मेरा देश साफ हो, सुथरा हो और स्वच्छता को चलाया। और स्वच्छता मैं कह सकता हूं, स्वच्छता के नाम पे अब नंबर लगते हैं, अंक लग रहे हैं पूरे देश में। 44 शहर पूरे देश के हैं जिसमें नंबर लगते हैं। देश का पहला मध्य प्रदेश का कोई शहर है, इंदौर नंबर 1 पर है, नंबर 1 स्वच्छता पे। इसलिए मैं कह सकता हूं एक समय आज स्वच्छता पे नंबर लगते हैं और पिछली सरकारों के कौन से नंबर लगते थे? भ्रष्टाचार के। जितनी मुख्यमंत्री बनते थे आप आकलन करते थे, उस मुख्यमंत्री ने इतने कमा लिए, उस मुख्यमंत्री ने इतने कमा लिए, उस मुख्यमंत्री। आज ये चर्चा नहीं है, आज चर्चा ये कि स्वच्छता में कितने नंबर लगेंगे। ये सफाई, आज मैं कह सकता हूं कि फतेहाबाद शहर के अंदर भी सफाई व्यवस्था ठीक है कि गलत है? ठीक है कि गलत है? क्या जोर से बताओ। कमल के फूल पर मोहर लगाओगे ना? कमल के फूल पर मोहर लगाओगे ना जी? खास तौर से बहनों से निवेदन करूंगा, तो सबसे ज्यादा स्वच्छता का रोल बहनों का है। दूसरा काम, ये आपके बीच में चेयरमैन बैठे हैं, शायद पार्षद ही बैठे होंगे, हैं? पार्षद बैठे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्षद इसको चुन देते थे और ये चारों टांगों को पकड़ के बैठ जाते थे कि पार्षद मेरी एक टांग ना तोड़ दे। 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए, बेचारा क्या करता? वो फिर पार्षदों को या तो रात को दारू पिलाता या उनका टेस्ट में पैसे देता। यही था ना? 5 साल ये स्थिति रहती थी। कर दिया ना? आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सबसे अच्छा जो काम किया, जो अभी खिच्ची जी हमारे पार्टी से चिन्ह लेके खड़े हैं, मनोहर लाल जी ने क्या पावर दे दी? अब पार्षदों को नहीं दी फ्री तो बढ़ा दिया। अगर यही पार्षद जाके चेयरमैन को बनाते तो शायद ज्योति तो ना मांगती, कोई और पार्षद मांगता ना पैसे, तो आपने फ्री बना दिया। ये तो ना मांगती, जिन्हें खर्च कर रखे होंगे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़, वो तो मांगते ना। तो मनोहर लाल जी ने क्या किया? सीधा चुनाव किसके हाथों में दे दिया? आपके हाथ में दे दिया ना, जनता के हाथ में दे दिया ना। फिर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मेरी निवेदन है कि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से भ्रष्टाचार खत्म करके योजना बना रहा है एक एक करके। मैं ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, उसका भी सहयोग चाहिए जनता का, परंतु मुख्यमंत्री की जितनी योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त है। इसीलिए पब्लिक डेट चुने 5 साल के लिए, पार्षदों द्वारा हर 6 महीने बाद अविश्वास न आए। इसी निवेदन से करना चाहता हूं
कि हरियाणा सरकार जब से आपने बनाई है 2014 से लेकर आज 2022 हो गया, 8 साल में पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी एक, इसी एजेंडे से आपसे अपील करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो नरेंद्र मोदी की टीम का कमल का फूल है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की पार्टी का कमल का फूल है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का कमल का फूल है, और प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का कमल का फूल है, और हमारे विधायक सुभाष सुधा का कमल का फूल है। यही अपील करने आए 19 तारीख को, विकास की गति रुके नहीं, कमल पे फूल लगाएंगे, यही प्रार्थना करने आए। धन्यवाद। भारत माता की। राजू ग्रोथ। हेलो आज की ये सम्मान के योग हमारे बड़े भाई हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे भाई मनीष ग्रोवर जी, हमारे बीच में बैठे हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय डीबी वत्स साहब, मैं आदरणीय मनीष ग्रोवर जी का और डीबी वत्स जी का हमारे यहाँ समाज में आने पर जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय भारत भूषण मेहता जी, आदरणीय प्रवीण जोड़ा जी, आदरणीय पूर्व में चेयरमैन रहे भाई दर्शन नागपाल जी, आदरणीय राधा कृष्ण नारंग जी, भाई रामराज मेहता जी, भाई मुल्खराज चावला जी, भाई नरेश राणा जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई मेरचंद जी कुलोत्रा, भाई जगदीश जी, सम्मानित मंच, हमारी सर्वप्रथम यहाँ से आपने हमारी बहन ज्योति जी को यहाँ पर जो सर्वशक्ति से आपने यहाँ जिताया, मैं आपका दिल की गहराइयों से पहले ज्योति जी के लिए जोरदार इनका स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित मंच, सभी आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माता और नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चिक्की ना चिक्की बनाया ना राजेंद्र चिक्की को यहाँ बनाया है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक ईमानदार पढ़ा लिखा हमारा कैंडिडेट है। साथियों, मुझे आने का अवसर आपके बीच में बहुत समय से रहा और मैं सर्वप्रथम मैं अपने परिवार में आया हूँ। जो आपने मान सम्मान मुझे मनीष ग्रोवर जी को दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आपने 8 वर्ष पहले सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए और मोदी जी के मार्गदर्शन में कितना देश के अंदर काम किया। उज्ज्वल योजना, घर घर में गैस सिलेंडर का पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब आदमियों को 2.5 लाख रुपए देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से 7.5 वर्ष हुए, प्रदेश के अंदर आपने एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिया, आदरणीय मनोहर लाल जी। उनके मार्गदर्शन के अंदर प्रदेश में कितने काम किए, किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी। पहली बार प्रदेश के अंदर मेरिट बेस पे नौकरियां देने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। ट्रांसफर पॉलिसी लाने का काम किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी प्रकार ई टेंडरिंग का कार्य किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। और सबसे बड़ा काम मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र, जिसके तहत 1,80,000 रुपए से कम जिसकी इनकम है उसका 5 लाख रुपए का मेडिकल फ्री, 60 वर्ष से ऊपर है तो उसका
ऑटोमेटिक उसकी पेंशन बनाने का काम, घर बैठे कोई फॉर्म नहीं भरना, और 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगा तो उसका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। साथियों, आज आपके बीच में पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के इलेक्शन हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर भाई मनीष ग्रोवर जी हम जा रहे हैं। कांग्रेस तो पहले दिन से ही हार मान गई कि मैं सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर चेयरमैन का इलेक्शन अपने सिंबल पे लड़ रही है। आज मैं ये कहूंगा आपके बीच में, प्रदेश के अंदर अगर कोई नगर काउंसिल का चेयरमैन रहा होगा रिकॉर्ड तोड़ तो हमारे परिवार में रहा होगा। 5 वर्ष मैं रहा हूँ, 20 वर्ष से मेरी मैडम लगातार नगर परिषद की अध्यक्षता है और मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से मुझे यहाँ विधायक बनाया है। क्या क्या चीजें डिमांड होती है? लाइट की डिमांड, सफाई व्यवस्था, मेरे ख्याल से 2-3 डिमांड्स में चलता है प्रदेश के अंदर। मेरे ख्याल से जब से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ग्रांट की तो कमी रही नहीं होगी। जितनी ग्रांट आपके बोर्ड ने रेजोल्यूशन डाल के भेजा होगा 101% ग्रांट आई होगी। लेकिन आज भी सेंटर के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और थर्ड 2 इंजन की सरकार है। अगर आप तीसरे इंजन की सरकार बना देंगे तो विकास की कार्य गति बहुत ज्यादा चलेगी। अब आप भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अगर आप चेयरमैन चुनते हैं तो मैं 100% कहता हूँ आप जो रजिस्ट्रेशन डालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे 101%, चाहे 50 करोड़ का हो, 60 करोड़ का हो, आपकी स्वीकृति आएगी गारंटी से। आपके बीच में क्या क्या जा रहे साथियों, आज मैं और बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी, आदरणीय वत्स, हमारे राज्यसभा के मेंबर, तीनों हम अपने यहाँ परिवार में आए हैं और परिवार ने बहुत बड़ा हमें यहाँ पर मान सम्मान दिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आने वाली 19 तारीख को एक वोट कमल के फूल पर देकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से काम बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए चारों टांगों को पकड़ के बैठा रहता था। अब कोई एक कुर्सी टांग ना टूट जाएगी। और 6 महीने बाद आता था नहीं तो नहीं। और अच्छी बात, और हरियाणा ठीक लगा ली सर। मेरा हर प्रदेश में ये स्थिति थी कि हर 6 महीने बाद उसको पार्षदों को संभाल के पड़ने रखा। या तो पार्षदों को दारू पिलाता रात भर, या उनको उनके हिसाब से पैसे देता था, तब जाके कुर्सी बचती थी। और अब सीधा कर दिया। अब उसकी कुर्सी की टांगों को बचाने की जरूरत नहीं है। अब क्या जरूरत है? 5 साल की जनता की जो सेवा है वो करनी। करप्शन कम हुआ कि नहीं हुआ? मनोहर लाल जी का ये कदम ठीक है, ये गलत है? उसके हिसाब से हमने वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरा, बुढ़ापा पेंशन कितनी है इस समय? अब 250 हो जाएगी। मियां बीवी कितनी हो गई? कांग्रेस के टाइम में कितनी थी? 700 हो गई। कहाँ जाना पड़ता था? बुढ़िया को घर से बहू रानी 4 रोटी बना के देती, सुबह मंदिर में जाती, पार्षदों के पीछे घूमते और तब जाके उसको पेंशन मिलती थी। और अब खाते में आ रही है। ना किसी के पास जाना, ना कुछ, ना आंधी, ना बारिश, ना तूफान, ना ठंड। ये है नगर पालिका का काम। नगर पालिका का काम है पेंशन बनवाना, लाइट लगवाना, सफाई करवाना। और इससे ज्यादा नगर पालिका की सरकार ने योजना ऐसी बना दी कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। नगर परिषद का जो सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। इसलिए हम भ्रष्टाचार को खत्म किया है। इसलिए इन बिंदुओं पे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मनोहर सरकार का एजेंडा साफ है। सफाई करो, गंदगी हटाओ, भ्रष्टाचार खत्म करो। इसी मुद्दे पर आपसे निवेदन करते हुए कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाए बुद्धिजीवी समाज बैठा है। 5 साल के लिए अपनी सरकार चुने। भगवान की दया से पैसे की मुख्यमंत्री ने कहीं कमी नहीं छोड़ रखी। विकास को गति देनी है
तो नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी को होगा, तो हमारा भी और जनता का भी काम होगा। यही निवेदन है। और मेहता साहब कह रहे थे उधर से हमारे प्रदेश के पंजाबी समाज संत कुमार जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कभी भी किसी समय में ये बैठे हैं, जब भी फोन आया, आधी रात को आया, सुबह आया, हम फोन आपको उठाते हैं। प्रदेश के अंदर कहीं दिक्कत हो, हम भाई नाते, हम जाति तो जरूर पंजाबी है, हम करते हैं छत्तीस बिरादरी का काम। हमारा जो राजनीतिक दल है एक बिरादरी का नहीं हो सकता, छत्तीस बिरादरी का है। इंजन आपका है, इंजन आपका है, डब्बे कितने लगाने हैं वो आप पे डिपेंड है। इसलिए इंजन है, वो इंजन आपका काम करेगा। ये आप हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और मोदी जी ने आपके दरवाजे से कूड़ा उठाया। इस काम के आपको भाजपा को वोट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? देने चाहिए। दूसरा, अभी भाई को हमारा चेयरमैन भी बैठा हुआ, आप 2014 से पहले आ जाओ, थोड़ा सा आकलन जरूर करो, क्योंकि मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ। हमारे समय में जब पार्षद थे तो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने पैसे नहीं होते थे। शायद यहाँ भी स्थिति पता नहीं कैसे, और कूड़ा भी नहीं उठता था, गंदगी रोडों पर नजर आती थी। घर से नहा कर निकलते थे तो 200 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर पे कूड़े के कूड़े ढेर नजर आते थे। हमारी बहन, हमारी माँ दरवाजे पे ही कूड़ा, वहीं छिलका सब्जी का हो, फ्रूट का, वहीं डाल देते थे। कुत्ते आते थे, सुअर आते थे, मुंह मारते थे, रोड पे फेंक देते थे। ये स्थिति थी। 2014 के बाद आपने आकलन किया होगा, आपके घर से कूड़ा उठ रहा है कि नहीं? तो जी, आपके घर से कूड़ा उठ रहा है ना? 2014 से बाद मैं आज पूरे प्रदेश में कह सकता हूँ कि सब डिवीजन हो, जिला हो, सब पे कूड़ा नगर पालिका की रेडिया, छोटी गाड़ियाँ, स्पीकर लगाए हुए आपके दरवाजे पे आती है। कूड़ा दे दो, गीला दे दो, सूखा दे दो, गिल्ला दे दो, सूखा दे दो, है कि नहीं है? ये काम छोटा नहीं है। सफाई करना, घर से कूड़ा निकालना अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये योजना बनी है। देश भी वही था, प्रदेश भी वही है, नगर परिषद भी वही है, नगर पालिकाएं वही है। एक योजना है और स्वच्छता पर नंबर लग रहे हैं देश भर में। देश भर में इंदौर पहले नंबर पर है स्वच्छता में, मेरा रोहतक 40वें नंबर पर है। हरियाणा में करनाल नंबर 1 पे है और रोहतक नंबर 2 पे है। ये स्वच्छता को हम बहुत बड़ा काम है। मैं तो बोलना कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भारत माता की जय। परशुराम सेवा सदन के प्रांगण में हमारे बीच ब्राह्मण श्रोमणी जनरल डॉक्टर टीपी वत्स जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। तो एडवोकेट वीरेंद्र जी का चुनाव निशान आनंद जी का पहुंचे, उनका स्वागत। और मैं अपनी ओर से आप सबकी तरफ से उनको उनके जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है, आनंद जी का। तो साथियों, एडवोकेट वीरेंद्र जी और जिन्होंने खास करके प्रोग्राम को कराया, एडवोकेट रविंद्र जी और सम्मानित 4 बंगला कॉलोनी के दुकानदार भाइयों, वासियों, आप सभी का यहाँ पहुंचने पे
मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम और आप सबसे व्यक्तिगत तौर पे आपका समर्थन, आपकी तालियां दे रही हैं, फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपना एक एक वोट 19 तारीख को सुबह नहा धोकर सबसे पहले यही काम करें, कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं, क्योंकि आपको इस बार 2 मशीनें मिलेंगी। एक मशीन आपके वार्ड के प्रत्याशी के लिए है, एक चेयरमैन प्रत्याशी के लिए। तो चेयरमैन प्रत्याशी के मशीन पे नंबर 1 पे राजेंद्र भाई का चुनाव चिन्ह कमल, उनकी फोटो, और आपने सिर्फ जाके वहाँ बटन दबाना है और हमारे भावी चेयरमैन जो है राजेंद्र जी बनेंगे, क्योंकि फिर हमारी सरकार में एक पहिया और लग जाएगा। पहले 2 इंजन लगे हुए हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है, उनके साथ हमारे विधायक जी गुड़राम जी हैं, और जब राजेंद्र जी आ जाएंगे तो हमें विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। और जैसे पहले भी हमारी ब्राह्मण सभा का हमेशा माननीय जनरल साहब हो, विधायक जी हो, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। जब भी हमने जाके इनसे कोई भी रिक्वेस्ट की है कि हमारी सभा में, हमारी धर्मशाला में निर्माण में इस चीज़ की कमी है, तो इन्होंने दिल खोल कर हमें पैसा दिया है और हमारा जो है मार्गदर्शन भी किया है। जनरल साहब से एक दिन मेरी बात हो रही थी, इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया या तो इस तरीके से चलो, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये भवन अभी तो बहुत 20-25% बड़ा है, और इस तरह हमारा सहयोग रहेगा तो भव्य भवन जो है हम यहाँ बना पाएंगे। तो आपसे एक बार पुनः निवेदन के हाथ उठाकर अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी जी का। अब मैं हमारे भंडारे वाले बाबा जी शरणजीत जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार आए और अपने विचार रखें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो परशुराम भगवान की जय। इस मंच में आए हमारे मेहमान बख्श जी, चौधरी गुड़ाराम जी, और जो है उनके साथ हमारे शहर के आपके जोड़े में जाएंगे। हमारी सारी टीम ब्राह्मण सभा की आपके हक में प्रचार भी करेगी। हमारे महामंत्री जगदीश राय जी है ना, ये भी पुरजोर से लगे हुए हैं। रोजाना दूसरे तीसरे फोन आता है कि इस तरह आप करो, ये करो, वो करो, तो मैं तो सभी का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं आपको विशेष तौर पर हमारे अब नए सांसद कार्तिकेय जी शर्मा का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ब्राह्मण सभा की तरफ से कि हमारे नए एमपी बने, ये भी हमारे को बहुत बधाई की और बड़ी खुशी होती है। इस तरह हमारे सभा के अंदर हमारे निजी अब डॉक्टर DP वत्स आए, इनका दिल मन खुश गदगद हुआ। और हमारे विधायक मंत्री कहो गुड़ाराम जी भी यूं सोच लो 90% ब्राह्मणी है, तो मेरे हिसाब से ऐसा है ना, बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरे अपने अलग बात है, जो मन है, जो स्वभाव है, नेचर है, जो नेचर की बात है, तो मानता हूँ। इतना कहते हुए मैं मेरा खा लेता हूँ, और कोई गलती हो तो मेरे को माफ करना। मैंने मेरे हिसाब से मेरे दिल की बातें कह दी आपके साथ। भगवान परशुराम जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप उस मटके में अपना प्यार रूपी वोट डाल के उसे पूरा भर दे और मुझे कामयाब बनाए। यहाँ की बहुत सारी समस्या है, पानी की है, लाइट की है। लाइट तो देख हम कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, नहरी पानी की भी समस्या है यहाँ पे। और यहाँ का स्लम एरिया है, यहाँ पे मेरे ख्याल गुलाबी पीले कार्ड की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप है ना, हाँ।
और एक मजदूर कॉपी बोलते हैं, मजदूर कॉपी की भी सबसे बड़ी दिक्कत होगी। मैं आपसे समक्ष एक बोल के जा रहा हूं कि ये अगर आपने मुझे कामयाब किया, आपका एक एक वोट मटके के निशान पे डला, तो मैं वादे करके जा रहा हूं, विश्वास दिलवा के जा रहा हूं, आपका एक एक काम होगा जी। इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि एक आगे और एक जनसभा है छोटी सी। तो सुनील जी की चाय है ये, लेकिन ये लग तो जनसभा है बाकी है जी, ठीक है जी। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। 19 तारीख को नगर परिषद के इलेक्शन है और आपको यही पता है कि इस बार आप लोग 2 वोट डालोगे, एक आपका एमसी और एक आपका चेयरमैन। एमसी उसको डालो जो आपका अपना हो, आपके बीच के रहने वाला, जिसको आप अच्छे से जानते हो और अच्छे से काम करता हो। और चेयरमैन वार्ड नंबर 6 से विकास नारंग वोटों की अपील करते बात करते हैं उनसे। कैसे चल रही है आपका चुनाव कैंपेन? तो आप सब देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। आज किस क्षेत्र में दौरा किया आपने? आज हम यहाँ पे गोल कोठी और पूर्व पार्षद चौधरी की गली में, डॉक्टर महेश ढींगरा की पुरानी गली में दौरा करने। कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है आपको? सब देख ही रहे हैं लोग। क्या क्या मुद्दे हैं जो वार्ड में आप यार वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी विक्की नारंग, विकास नारंग उर्फ विक्की अपने डोर टू डोर करते हुए शिव चौक से बिग रोड की तरफ जाते हुए वार्ड नंबर 6 है ना। हेलो, वार्ड नंबर 1 के मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको पता है कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, बहुत सारे वादे करके जाएंगे। उधर हो जा बेटे। मैं भी इस कड़ी में आपके साथ में आया हूं मिलने के लिए आपसे। मेरा चुनाव निशान मटके का है और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को आप मटके के निशान पर एक एक वोट देके मुझे कामयाब करें। आप इस बार मैं 2 वोट पोल करोगे, एक आपका एमसी और एक आपका चेयरमैन। एमसी आप उनको बनाइए जो आपके सुख दुख में आता हो, जिसको आप जानते हो, जो आपको पता है कि ये मेरा काम करेगा, मेरे वार्ड का काम करेगा। आप उसको वोट दो, उसको एमसी बनाओ। अच्छा होगा कि वो एक हाउस में बैठेगा और आपकी मांगे को, आपकी आवाज को वहां पर पहुंचाएगा। बात रही चेयरमैन की, चेयरमैन के लिए बहुत ज्यादा पावर होती है। काम करने वाला होना चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम बहुत होते हैं आपके वार्ड में, बहुत सारे काम है। लाइटों का है, लाइटों बहुत अच्छी तरह लगनी बाकी है, नहरी पानी है और भी बहुत सारी चीजें। जो अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा अपना है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो धांधली हुई नगर पालिका में। आप कोई मकान खरीदने या बेचने जाते हो ना, एक आईडी लेनी पड़ती है, प्रॉपर्टी आईडी नाम देखिए उसका। जब आप वो लेने जाते हो ना, लास्ट में जाके इतने तंग कर देते हैं अधिकारी, फिर आप किसी ना किसी बीच से दलाल को पकड़ते यार ये ले, मेरा पैसे ले और मेरा काम कर। अगर आपने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं आपको कार छोड़ दो, कार छोड़ दो। हेलो, अगर आपने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया यहाँ लगा लो तो ये कंफर्म है। बहुत बड़ी सुविधाओं का तो कहना क्या कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भी मुझे यहाँ नहीं दिख रही। तो हम भाई वरिंदर को जब चुनाव मैदान में उतारने जा रहे थे तो मेरी वरिंदर से बात हुई कि हम क्या करेंगे आपके लिए, क्योंकि वोट तो सारे मांगने आएंगे आपके बीच में, पार्टियां आती भी रहती हैं। अभी मेरे ख्याल सदर साहब ने बताया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी भाई वरिंदर को समर्थन कर दिया कि ये आजाद उम्मीदवार है।
और मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि आने वाले 2 दिन में 2-3 और पार्टियां भाई वीरेंद्र के पक्ष में समर्थन करने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा लिखा नुमाइंदा, ऐसा नुमाइंदा जो आपकी बात समझता है, पहले फोरम में भी वो मेंबर रहा कमेटी का, तो उसको भली बात ही पता है कि कहाँ कहाँ कमियां कमेटी में, लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, रोजमर्रा की दिक्कतें क्या है, उन दिक्कतों को ये वीरेंद्र पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से कमेटी का मेंबर है। मुख्य बातें आपको पता लग गई। भाई वीरेंद्र का चुनाव निशान मटके का निशान है। एक तो आप 19 तारीख को मटके का निशान याद रखेंगे। आप मटके का निशान याद रखेंगे, क्योंकि अगर मटके का निशान वाला बटन आप दबाएंगे तो भाई वीरेंद्र जीतेगा। और भाई वीरेंद्र जीतेगा, मेरी माताओं बहनों, आप यकीन मानना के बीच का बिचौलिया कोई नहीं रहेगा। आज तक बिचौलिए बीच में, आप भी जानते हो कि राज चल रहा है, बिचौलिए बीच में पैसे खाते हैं, वो बिचौलिए निकालने हम लोगों ने। व्यवस्था और भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म करनी है हम लोगों ने। अभी आपको पता होगा पीछे एक मर्डर हुआ था, आपको पता है, गोस्वामी जी के बेटे का मर्डर हुआ। उनकी हत्या हुई तो कोई प्रशासन शासन का बंदा वहां नहीं आया। 10 बज गई, कोई सुध लेने वाला नहीं था, कोई पर्चा दाखिल करने वाला नहीं था, किसी का बेटा मरा पड़ा। मतलब इतनी दिक्कत है। सत्ता पक्ष वाले लोग मौज कर रहे हैं, प्रशासन को कोई याद ही नहीं। तो भाई अगर आप लोग नहीं जागोगे, नहीं जागरूक होएंगे, तो ये लूट तो ऐसे चलती रहेगी। हम लोग कब तक लड़ेंगे फिर? अभी सदर साहब बता रहे थे कि मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ, लड़ाई में शामिल होता हूँ। मैं भी कब तक लड़ूंगा जब तक आप लोग नहीं जागोगे। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका चौकीदार तो बन सकता हूँ, और फिर मैं रात को सीटी बजा के चला जाऊंगा, फिर आप नहीं जागोगे। सीटी इसलिए होती चोर ना आए। तो आप जागरूक बने, अपने वोट का प्रयोग से ढंग से करें, क्योंकि ये लड़ाई व्यवस्था के परिवर्तन की है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है, और वोट ने पूरी करनी है। ये वोट है ना आपका, ये बड़ा मूल्यवान वोट है, बहुमूल्यवान वोट है। क्योंकि वोट तो आपने डालना है, बट आपने डिसाइड ये करना है किसको डालना है, कौन आपके काम आएगा, क्या वीरेंद्र में वो क्षमता है। ये पढ़ा लिखा वकील है, ये सब समझता है। या दूसरा प्रत्याशी कोई आएगा जिसको बोलना नहीं आता, वो कहेगा भाई 8 नंबर पे काम हो। 8 नंबर तो पहले भी है। अगर व्यवस्था बदलनी होती तो 8 नंबर तो पहले मौजूद है यार। तो आपने 8 नंबर का नहीं, आपका अपना बेटा वीरेंद्र बनाना आपने पता। जब बिचौलिया निकल जाएगा कोई, जिनको कोई पैसे का लोभ नहीं होगा वीरेंद्र जैसों को, तब आपके काम होगा। आपने मेरे को 100 रुपए दिए और मैंने आगे 50 रुपए दिए। आपके समय तो 50 है ना, 50 तो मैं खा गया बीच में, तो 50 खाए जा रहे हैं सदा। उस 50 को रोकना है, वो आपके काम है। आपके लिए आए हैं 50 रुपए, आपका 100 रुपया था, आपने 50 रुपया नहीं होने देना उसको। करप्शन की लड़ाई जितनी हम लड़ते हैं उतनी ही आपको लड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि आप हमारे को, अगर मान लो आप वीरेंद्र को बना दोगे, आप ये सोचो कि सब कुछ हो गया, नहीं। आपने फिर जागना है, उस वीरेंद्र से बात करनी है, भाई वीरेंद्र तू वादा करके गया था, ये आपको कहना पड़ेगा। ये भी सोचेगा, क्योंकि सत्ता सुख देती है, सुख है सुला देता है। सत्ता हमेशा सुख देती है और सुख सुला देता है, ये पक्की बात है। जब हम घर में होते हैं कुछ दिक्कत होती है, जब तो हम सारे को कहते हैं, और जब भाई 2 पैसे हो जाते हैं, एसी चल गया तो फिर नींद आ गई। इसको सोने नहीं देना। आपकी लड़ाई मैं इसके साथ लड़ूंगा। आपके जो काम है, कोई कार्ड है आपका, कोई गरीब का मकान है, जो सुविधाओं के साथ लगी चीजें हैं, कोई आपका अंत्योदय का कार्ड है, बड़े सारी स्कीमें जो कमेटी के थ्रू आती हैं। अगर नगर परिषद का चेयरमैन है, अब उसको बड़ी पावर आ रही है, वो आपका इतना विकास कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। पर उसके लिए आपको और इस वीरेंद्र को जागना पड़ेगा। तो मैं बातें बहुत है, अपने को विकास के मुद्दे पे बात करनी है, आपको अपने भाई को बनाना है। तो आपका भाई अगर बन जाएगा वीरेंद्र, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अभी सदर साहब कह रहे थे, हम आपसे वादा करके जा रहे हैं
आप मेरा नंबर ले लेना, नाम मेरा है काका, मैं आपका बेटा भाई हूँ, आपकी हर लड़ाई लड़ूंगा। आप मेरे को जब बुला लेना, शादी में तो शायद आप ना बुलाओ मेरे को, कोई पंगा होएगा तो वहां मैं मिलूंगा, ये पक्की बात है। आपके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। कल एक अभी भाई कह रहा था कि कल एक बच्चे की आंख निकल गई और पर्चा दर्ज नहीं हुआ। 17 दिन हो गए उसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सरकारी बंदों का बंदा है, वो भी तो किसी का बेटा जिसकी आंख निकल गई। न्याय होना चाहिए, चाहे मेरा भाई गलत करे तो उसके साथ भी वैसा न्याय होना। जब है न्याय, राजा बनाए जाते थे न्याय के लिए, बट अब वो बात है नहीं। व्यवस्था बदलेगी, सही बता रहा हूँ, आप बदल सकते हो व्यवस्था को। तो आप आने वाली 19 तारीख को अपना एक कीमती वोट भाई वरिंदर को डाल दें और यकीन मानना कि हम 6 महीने तो हमें लगेंगे, इस व्यवस्था को बदल देंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि हम युवा हैं, हमारे में क्षमता है काम करने की। और ये वरिंदर एडवोकेट बिल्कुल युवा एजुकेटेड है, इसके पास पूरी टीम भी है, काम करने की पूरी टीम होनी चाहिए, वो इसके पास है। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को आप अपना एक कीमती वोट मटके के निशान पर मोड़ लगा के 10 नंबर भाई का निशान नंबर है मशीन में, उसके सामने वाला बटन दबा के इन जो बुरे लोग हैं उनको उनका सूरज अस्त कर। तो मैं, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सदर साहब। आज शक्तिनगर के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी मातृशक्ति माताओं, प्यारे बच्चों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुन रहे मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, आज हम आपके बीच में आए कि 19 तारीख को एक इलेक्शन है आपके नगर परिषद का। आप 2 वोट डालोगे, एक एमसी का और एक प्रधान का। शायद मेरे पूर्व वक्ताओं ने तो आज तक जब से मैं ज़िंदगी नाम से मैंने संस्था बनाई है 2005 से लेकर अब तक मेरे जितने भी मीडिया के साथी हैं मेरा सहयोग करते रहे हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए मेरे हर सामाजिक कार्य में उस मुद्दे को उठाकर जनता की आवाज़ बनते रहे। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पहुँचे हो। और दूसरा, जो आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का, अपनी बात रखने का मेरा मकसद था, चुनाव जो है अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से सिर्फ 1 हफ्ते का समय और बचा है। तो बाकी पार्टी जो लड़ रही है चुनाव या कोई आज़ाद उम्मीदवार, उनका पता नहीं। हम एक विज़न लेकर इस चुनाव मैदान में आए थे। उस विज़न को क्लियर करने के लिए भी हमारे उद्देश्य क्या होंगे, पहले हमने जो एक चुनाव 11 महीने से हम प्रचार कर रहे हैं, पहले हमने अपने काम गिनवाए हैं कि 2005 से लेकर अब तक हमने क्या काम किए हैं। और अब जो है 7-8 दिन का जो समय बचा है, हम उसमें जनता तक पहुंचकर अपना विज़न क्लियर करना चाहते हैं कि हम ऐसे क्या काम करेंगे जिसकी वजह से वो हमारे को चुने। तो ये जो एक घोषणा पत्र है हमारा, एक तो ढोलक का निशान है, इसके पीछे ही हमने अपना घोषणा पत्र जो है बनाया है। इसमें 27 पॉइंट रखे गए हैं। 27 पॉइंट वो हैं जो शहर के, मतलब जो शहर में विकास के लिए, हर समस्या के समाधान के लिए हल होने चाहिए थे। तो वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो 2 और चीज़ें हैं, जैसे अभी पंजाब में हम देखते थे कि उड़ता पंजाब जब फिल्म बनी तब हम कहते थे पंजाब में ये हालात हैं, लाशें मिलती हैं सड़कों पे पड़ी हुई। वो जो चीज़ें हैं अब हमारे सिरसा फतेहाबाद क्षेत्र में होने लगी हैं। तो वह गंभीर विषय है कि यह सिरसा फतेहाबाद से आगे हरियाणा के और क्षेत्रों में ना जाए। अभी 3 जो लाशें मिली थी पिछले 1 हफ्ते के अंदर, सिरसा के अंदर मिली थी, हमारे फतेहाबाद शहर में जो है लाशें मिलनी शुरू हो गया है। तो उसके लिए जनप्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? मैं चुनाव लड़ रहा हूं चेयरमैन पद का, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता को आश्वस्त करूं कि मैं उसमें क्या कर सकता हूं। कोई पार्षद का चुनाव लड़ रहा है तो उसका भी ये दायित्व बनता है कि वह आश्वस्त करे, विश्वास दिलाए कि वो क्या कर सकता है। तो मैं ये एक शपथ पत्र अपना दूंगा। ये एक शपथ पत्र है मेरा, मैं आपके सामने भी हस्ताक्षर भी करूंगा इसके ऊपर। इसमें मैंने स्पष्ट लिखा है
सिर्फ 5 साल नहीं, अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ या परिणाम जनता जो भी है, जनादेश है, जनबल के सारे में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो उसका परिणाम कुछ भी रहता है, उसके बाद भी ताउम्र जब तक मेरी सांस चलेगी, किसी भी नशा तस्कर की जिसकी वजह से किसी की मौत होती है, जिसकी नस्ल ख़राब होती है, ऐसे किसी नशा तस्कर की मैं जमानत या शिनाख्त नहीं करूँगा। यह शपथ पत्र सिर्फ मैं ही नहीं, हर पार्षद कैंडिडेट को देना चाहिए, हर चेयरमैन कैंडिडेट को देना चाहिए और पब्लिक में बंटवाए हुए हैं, ताकि जब वो बन जाए या मैं बन जाऊं तो पब्लिक जो है इसको अपनी जेब से निकाल के दिखाए कि आज आपने जो है इस नशा तस्कर की ज़मानत ली है, आप अपने पद से इस्तीफ़ा दो। मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर ऐसा जैसा कि माहौल बना हुआ है हमारे पक्ष में, देखो कुछ भी नहीं था, जनबल के सारे हम चुनाव मैदान में आए थे और जनबल ने, शहर की जनता ने बिना किसी धन बल के, सारे हमारे पास कोई पैसा नहीं है किसी तरह का, कोई सारे यार मित्र मेरे जो आहुति इसमें डाल रहे, जन आहुति इसको मैं कहूँगा, जन आहुति डालकर मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं, उस जन आहुति का सम्मान करते हुए मैं ये शपथ पत्र दे रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो पहचान रही है मेहनत और नशे के खिलाफ, हमने पहले भी 4 महीने आंदोलन चलाया था, प्रवीण काशी जाए थे। यह शपथ पत्र सिर्फ 5 साल का नहीं, पूरी जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक का ये शपथ पत्र है कि मेरे पास कोई नशा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ आता है और वो कहते हैं कि आप हमारी ज़मानत लो, शिनाख्त लो, मैं सारी उम्र उसकी शिनाख्त या जमानत नहीं करूँगा। मेरे 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा, आप लोग मीडिया के साथी हैं, आपके ये चैनलों पे भी ये लाइव रहेगी। आज हम देख रहे थे कि वजीर जाखड़ मेरा मित्र है, उसकी वीडियो जब दोबारा चल सकती है तो मेरी भी वीडियो जब रिपीट होगी तो आप ये दिखाना मेरे को कि आपने कहा था। जिस दिन आप मेरे को ये प्रूफ कर दोगे कि मैंने किसी भी कैंडिडेट की किसी नशा तस्कर की ज़मानत ली है, मैं आपसे वायदा करता हूँ इन चैनलों के माध्यम से, मैं उसी दिन अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा। इससे बड़ी श्योरिटी कोई नहीं हो सकती। मैं पुलिस नहीं हूँ जो मैं कह दूँगा कि मैं आते ही नशा तस्करी बंद करवा दूँगा, नशा तस्करों पे नकेल कसवा दूँगा। जो काम पुलिस का वो पुलिस करेगी, लेकिन जो काम जनप्रतिनिधि का है वो उसको करना चाहिए। और यह शपथ पत्र हर पार्टी को, हर राजनीतिक पार्टी को, हर पार्षद कैंडिडेट को देना चाहिए, ताकि एक विश्वास बने। चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, वो सिर्फ रिजल्ट पे ना दे कि मैं जीतूंगा, तो वह शपथ पत्र ये दे कि मैं चुनाव मैदान में आप लोगों के सहारे आया हूँ और चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, मैं किसी नशा तस्कर की, जब सभी ये शपथ पत्र देने लगेंगे, चाहे वो सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हो या फिर कोई सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाला हो, उसको ये शपथ पत्र देना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चिल्ली झील का मुद्दा बड़ा गरमाया था कि संन्यास रोड पे जो पाइपें डाली गई और वो जवाहर चौक तक पहुंचाई गई। जब हमने थोड़ा सा उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की तो डीसी साहब ने आदेश दे दिए कि जो सरकारी काम में बाधा डालेगा उस पर पर्चा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लीजिए। हम भी अपनी मजबूरी समझते हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथियों ने समझाया कि भी अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं रहेंगी, तो हमने उस चीज़ को पूरे कागज़ सबूत के साथ, तब भी मैंने कहा था, प्रमाण दिए थे कि जो चिल्ली झील बनाई जा रही है, इस पाइपलाइन को बिछाने में भी बड़ा घपला हुआ है। उस घपले के हमने RTI से कागज़ निकलवाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है 7,08,37,000 रुपये का ये प्रोजेक्ट पास हुआ था और इसके 7,08,37,000 रुपये का प्रोजेक्ट पास हुआ था और समय निर्धारित हुआ था 1 साल। ठीक कह रहा हूँ, 1 साल निर्धारित हुआ था और साल था 2020। ये देखिए 2020 से लेकर 2022 आ चुका है और 5,98,59,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। मतलब 60% पेमेंट ये दे चुके, 98% पेमेंट कर चुके हैं। ये 98% पेमेंट करने के बाद भी वहाँ पे आपने काम के नाम पे क्या देखा है, सिर्फ गारा निकाला गया है, मिट्टी निकाली गई है, पाइपों को तोड़ फोड़ के निकाला गया है और इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप ये देख लीजिए 5,98,59,000 रुपये प्रशासन चिल्ली झील बनाने में खर्च कर चुके हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत काम जो रकम और है, ये इसमें फिर टेंडर लगाएंगे कि बजट और चाहिए हमारे को। जब ये प्रशासन, ये सरकार 7 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी चिल्ली झील नहीं बना पा रही, तो आप सोचिए किस कदर तक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें सिलसिलेवार तरीके से 2020 में 3.96 लाख रुपए खर्च हुए, 134.61 लाख रुपए, ये सारी सिलसिलेवार में इसकी कॉपी भी आपको दूंगा। और दूसरा, इसके अलावा भी एक जो पाइपलाइन बिछी है, उस पाइपलाइन को, छोटी पाइपलाइन को बिछाने के लिए भी इन्होंने एक अलग से रकम जारी की, 39,07,833 रुपये। जब आपने करोड़ों रुपए का बजट पास किया है तो ये रकम किस लिए? अच्छा, दूसरी बात,
एक नियम है कि जब भी आप कोई टेंडर लगाते हैं उसकी एक कॉपी जो है आप उसकी एक सूचना जो है बड़े और छोटे पेपर में लगानी होती है। इन्होंने वो भी कहीं नहीं लगवाई है। हमने RTI से कागज़ मांगे हैं और उसमें मांगा था, जानकारी मांगी थी कि आप उस अखबार की प्रति हमें उपलब्ध करवाइए। इन्होंने वो प्रति उपलब्ध नहीं करवाई हमारे को। ये देख लीजिए, कोई किसी तरह से कॉपी नहीं है। बस इन्होंने एक एस्टीमेट बना के दे दिया कि हमने पाइपलाइन बिछाई है। ये पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ आपको। एक नक्शा हमारे पास है चिल्ली झील का। चिल्ली झील का जो नक्शा है उसमें क्या था कि इन्होंने जब ये बनानी शुरू की थी, ये नक्शा बनाया था। इसमें आप देखोगे ये भीमा बस्ती है, भीमा बस्ती से जवाहर चौक से ये जो गली जाती है चिल्ली झील की तरफ, यहाँ एक तो कुछ करीब 1.5 महीने पहले बरसीन निवासी एक सोनी साहब हैं, उनका प्लाट आ गया 28 मरले का। 28 मरले का मतलब जो इन्होंने सरकारी स्तर पर पहले खाड़ा बनाया था उसके बीच में एक पूरा प्लाट आ गया। इन्होंने वो काम बंद कर दिया 1.5 महीने पहले। उसमें वकील कौन थे उनके, बीजेपी से ही हमारे सम्मानित सम्माननीय हैं, बड़े आदरणीय हैं प्रवीण जोड़ा जी, और एक पटवारी साहब थे। उन्होंने निशानदेही करवा के उस काम को बंद करवा दिया। जब वो काम यहाँ पे ब्रेक लग गया, जब आपका रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, तो उसके बाद शहर में पाइपलाइन बिछाने का क्या औचित्य बनता है। जो ये आपने 39 लाख रुपए की जो एक अलग से राशि जारी की है, ये किस लिए जारी की, वो काम तो बंद हो गया। इन्होंने सोचा कि बरसाती पानी की निकासी तो करनी है। जैसे धर्मशाला रोड पे घपला हुआ था, बरसाती पानी निकासी के लिए जो इन्होंने एक लाइन बिछानी थी वो सीवर लाइन की बना दी। अब वो जो खाड़ा बनाया गया था वो तो बंद है, लेकिन इन्होंने उसके साथ साथ एक बड़ी पाइपलाइन बिछा के एक टेम्परेरी काम किया है, जो एक बहुत बड़ा घपला है, और उसकी रकम ये जारी हुई है। ये एक बहुत बड़ा घपला है और इस घपले के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई अब तक। हम जो है तथ्यों के आधार पर, मुद्दों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, हम सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। किसी पार्टी के गोदी में जाकर बैठने वाले कैंडिडेट नहीं हूँ। आज़ाद नाम मैंने सभी चैनलों पे जब भी जिस चीज़ ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब जब मैं इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे 11 महीने से, तो हर कोई पूछता था किस पार्टी में जाओगे, किसके कैंडिडेट बनोगे। मैंने एक ही बात कही थी कि मेरी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता जिंदगी संस्था अध्यक्ष की है, और जो मेरी मेहनत और मेरी जो ईमानदारी वही मेरी पहचान है, मैं उसको कायम रखूँगा और चाहे जान चली जाए मैं इन मुद्दों पर काम करता रहूँगा। भ्रष्टाचार जो है यहाँ पे हुआ है, इस तरह के और भी बहुत सारे मैं 1-2 दिनों में आपको दिखाऊँगा। नगर परिषद ने लाखों रुपए का सामान चोरी होने दिया, लाखों रुपए का जो सामान है चोरी होने दे दिया, और उसकी सारी कुछ जानकारी है, लेकिन आज तक एक FIR दर्ज नहीं कराई। वो FIR भी पहले कल या परसों में मैं दर्ज करवाऊंगा और वो चोरों की पहचान करवाऊंगे, वो चोर कौन है मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। आज हमने थोड़ा सा जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमने घोषणा पत्र जारी करना था, तो वो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता से मांग करता हूँ कि आप लोग एक आवाज़ उठाने वाले का साथ दें। इतने साल से आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं, उसका साथ दें। पार्टी आज सारी पार्टियां इकट्ठी क्यों हो गई हैं? कोई तो सत्ताधीन पार्टी की गोदी में चला गया, कोई विपक्ष की गोदी में चला गया। क्यों? क्योंकि उनको अब सिर्फ लालच आ गया, वो खौफ खा रहे हैं। वो खौफ इसलिए खा रहे हैं कि एक जो है धरती पे रहने वाले आदमी का, जिसके खाते में 30 रुपये हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, किराए के मकान में रहता है, वो लगातार जनबल के सहारे और जनता में उसका रुतबा बढ़ता जा रहा है। तो वो एक सिर्फ सड़क के आदमी को हराने के लिए इतना इकट्ठा हो रहा है। तो मैं शहर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं हार गया तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं वही दिहाड़ी दप्पा करूँगा और वही जो मेरा काम है वो करता रहूँगा। लेकिन शहर की एक बहुत बड़ी हार होगी अगर मैं हारता हूँ। तो जो है मेरा आप सभी से निवेदन, अगर आप लोगों के मीडिया के साथियों को कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि उन जवाब के माध्यम से आपको संतुष्ट कर सकूँ। जो चिल्ली वाली झील का आपने जो भ्रष्टाचार उजागर किया है जी, किन पे आरोप लगा रहे हैं आप? कौन ये इसमें शामिल है? देखिए, जो चिल्ली वाली झील का काम है वो नगर परिषद के माध्यम से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करवाता है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक हेल्थ ने सीधा ही कहा कि वो चिल्ली झील बनानी है, नगर परिषद के माध्यम से वो पैसा खर्च होता है और नगर परिषद काम जो है पब्लिक हेल्थ को देता है। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, आप ये पूछिए कि भी वो काम बंद क्यों हुआ था? 1.5 महीने से वो काम किस लिए बंद हुआ? ना कोई बारिश आई, इन्होंने अखबार में दे दिया कि मानसून की वजह से काम बंद किया जा रहा है। मानसून तो आया नहीं, फिर दोबारा काम किस लिए शुरू हुआ? मानसून तो आया ही नहीं। वो पाइपलाइन बिछानी थी, इन्होंने एक अलग से रास्ता खोज लिया कि भी वो काम कैसे चलाया जाए। इन्होंने एक अलग से रास्ता खोज के 39
लाख कुछ हज़ार रुपये का जो इन्होंने अलग से पाइपलाइन का टेंडर जारी कर लिया बीच में, वो बिछाने के लिए उन्होंने सिर्फ बरसाती मतलब अपनी फजीयत बचाने के लिए वो एक अलग से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। वो काम जो एक बड़े स्तर पर चल रहा था वो अभी भी बंद है। आप जाकर देख लीजिएगा, गुरुद्वारा है जो अपने गुरु घर है पुराना, अब तो सामने शिफ्ट हो गया, उसके पीछे एक पहाड़ बन गया कूड़े का, वो क्यों नहीं उठवाया गया? वो क्योंकि काम बंद है। वो आरोप सीधा सीधा मेरा नगर परिषद और जो पब्लिक हेल्थ है इनके अधिकारियों पे है। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन ने, मैंने अपने घर तो बनाई नहीं कागज़, ये प्रशासन ने हमें आरटीआई में दिए हैं और आरटीआई में उन्होंने माना भी है कि इतना खर्च हो चुका है। आप उसमें जाके देखिएगा, अभी सारे चैनल के माध्यम से आप जाके वहाँ पे मुआयना कीजिएगा, क्या 90% काम बंद हो पूरा हो चुका है? अगर 90% ये पेमेंट कर चुका है, 98%, इसका मतलब 2% काम बच रहा है। अब 2% की वहाँ पे क्या स्थिति है आप जाके देखिए। ये बाबूजी बैठे हैं, ये इंदरपुरा मोहल्ला की गली से हैं, इनको दिखाइएगा आप, इंदरपुरा गली मोहल्ले से हैं। इनकी गली में से खाड़ा निकालना था, इन्होंने कहा भी हमारी गली बना दीजिए। वो कहने लगे भी ये जो आपका गर्ल्स स्कूल में बनाया गया है इसके बीच में से खाड़ा निकाल के हम पीछे से लाएंगे, चिल्ली झील में डालेंगे। अब वो भी प्रोजेक्ट नहीं है, वो इस नक्शे में भी शायद दिया गया होगा, लेकिन हमने वो गली बनवा दी। अब इन्होंने जवाहर चौक संन्यासा रोड तक वो घुमाते वो पाइपलाइन डाल दिया, वो सिर्फ इसलिए। अब एक छोटी सी पाइप, इतनी सी पाइप आप देखोगे कितनी बड़ी पाइप है, वो पूरे शहर के जो पानी की निकासी है क्या उस पाइप से हो जाएगी? उसके लिए एक बड़ा खाड़ा जो इन्होंने बनाया था चिल्ली झील के अंदर, उसके तो सरिये भी मुड़ गए, गंदगी गिर गई उसमें। आप जाके देखिए मुआयने पे, जो मौका है मौके पे जाके देखिए, वो सरिये बिल्कुल दलदल बन चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि उसमें सारी गंदगी जली गई है। वो काम बंद पड़ा है। वो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उनको पता है कि भी अगर हमने बनाया तो वो जो प्लाट मालिक है वो कोर्ट चला जाएगा। अब पाइपलाइन तो छोटी सी है, वो तो सीवर लाइन की भी डाल सकता है। वो एक सीवर लाइन की जो पाइप है जिसमें ये पानी निकासी का जो दम भर रहे हैं कि हमने पानी निकासी का प्रबंध कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाड़ा अभी भी आप देख लीजिए, जिस पॉइंट पे बंद हुआ था उसी पे उसका काम बंद है। आप मौके पे अपने स्तर पर भी इसकी स्टोरी जरूर बनाइए ताकि पब्लिक के सामने ये चीज़ उजागर हो सके। जिस चिल्ली झील की पब्लिक जो उम्मीद कर रही है या जनबल जो उम्मीद कर रहा है, वो चिल्ली झील अभी भी हमारे से कोसों दूर है। 30 जून का टाइम दिया गया था, आज तारीख कितनी होगी? 11 जून हो गया है। आप वहाँ पे जाके देखिए, अगर 30 जून तक भी डीसी साहब के बयान थे कि 30 जून तक ये काम पूरा करके चिल्ली झील का आप रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। 30 जून को कोई 20 दिन पड़े होंगे। अगर वो जो काम 3 साल में पूरा नहीं करवा सके, ये टेंडर लगा के जिसकी अवधि सिर्फ 1 साल थी, लिमिट ये कहती है कि 1 साल तक अगर वो काम पूरा ना करवा जाए इसको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो जो काम है वो 3 साल में भी नहीं पूरा करवा सके तो आगे के 20 दिन में वो काम कैसे पूरा करवाएंगे? तो इसको लेकर आपके पास सबूत है तो क्या बड़े अधिकारियों से भी मिलेंगे? अधिकारी तो कहते हैं जी, अधिकारी तो कहते हैं आप पे पर्चा दर्ज कर लेंगे। ढोल बजा के उनको जगाने की कोशिश की, हमने ढोल निशान, तो आपका ढोल निशान भी है। ऐसा है जी, ढोल हमने बजाया था तभी शहर के बहुत सारे काम हुए। हमारे को बताया गया कि जी आपका वो काम हो गया, आपका ये काम हो गया। 1 महीने तक सोए रहे अधिकारी। 1 महीने तक सोने के बाद जब हमने ढोल बजाया तो हमारे को बताया गया जी स्वामी नगर में हमने एक कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी लगा दी है। हमारे को बताया गया जी आपके अनुपम अल्ट्रासाउंड के सामने जो कूड़े का ढेर था उसकी सफाई करवा दी है। ये 1 महीने के दौरान क्यों नहीं किया इन्होंने? अब जो ये चाहते हैं कि हम ढोल बजाएं तो हमने चुनाव चिन्ह ले लिया ढोल। अब हम जब, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे और मेहनत ही हमारी पहचान है। हम सुबह 5 बजे उठते हैं और रात तक सिर्फ मेहनत ही करते हैं। हमारी कोशिश है कि यह बदलाव होना चाहिए, तो अभी हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, ये जो कागज़ निकला है हमने कोर्ट तक जाएंगे और इनको घसीट के उस कोर्ट में लेके आएंगे। जिसने भी अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसको कोर्ट में सज़ा जरूर दिलवाएंगे। चेयरमैन बनते तो ये लोगों की समस्याओं को दूर करने के ढोल बजता रहेगा आपके गले में? ढोल बजता रहेगा। अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो चेयरमैन को ये थोड़ी ना कि वो तोप बन गया। चेयरमैन एक आम नागरिक है, उसका भी घर इसी शहर में है। अगर मेरा घर इसी शहर में है, मेरे शहर मतलब पब्लिक हेल्थ का एक सीवर रुका हुआ। अभी आपके आने से पहले एक फ़ोन आया मेरे पास, फ़ोन आया पपिया पार्क के सामने, डाकखाने के सामने सीवर लाइन ब्लॉक थी, वहाँ पे एक कन्फेक्शनरी है। तो उन्होंने कहा जी वो सीवर ठीक करने के लिए आए थे, उनसे खुला नहीं, उन्होंने तोड़ दिया उसको। और वो तोड़ दिया और वो तोड़ के चले गए, एक्सीडेंट का कारण बन गया। वहाँ पे रूटीन में आवाजाही है तो वो ठीक कौन करेगा? अब ठीक करने के लिए बस स्टैंड की दीवार गिरी थी, बस स्टैंड की दीवार गिर गई, 3 महीने तक गिरी रही वो। 1 महीने बाद मैं डीसी साहब के पास गया तो डीसी साहब ने मौके का मुआयना करना था। वो डीसी साहब के आने पर 1 दिन में बन गई। उसके बाद वो मलबा नहीं उठा। हमने खुले दरबार में दिया कि भी ये मलबा उठना चाहिए। 3 महीने बाद हमारी दरख्वास्त देने के बाद वो है उन्होंने उठाया। ऐसा क्यों? क्या प्रशासन किसी डिपार्टमेंट को दिखता नहीं है? तो मैं चेयरमैन बनूंगा, जैसे
आपने सवाल किया है कि चेयरमैन बनने के बाद भी अगर कोई डिपार्टमेंट, चाहे डीसी साहब क्यों खुद क्यों ना हो, अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो ढोल जो है सारी उम्र जब तक मैं हूँ, हमने बहुत पहले भी पब्लिक हेल्थ के कार्यालय में भी ढोल बजाया था। अक्सर हम यही करते हैं, हम किसी पब्लिक को परेशान नहीं करते, जाम नहीं लगाते, धरना नहीं देते। हमारी पे क्योंकि अधिकारी है जो जिम्मेदार, लापरवाही का जिम्मेदार अधिकारी है, विभाग है, तो हम पब्लिक को जाम लगा के परेशान क्यों करें। हम अधिकारी के आगे ढोल बजाएंगे, उसको जगाएंगे, वो नहीं जागेगा तो बड़े स्तर पर जाएंगे। जी, आपने जो आज घोषणा पत्र जारी किया इसमें 27 बिंदु हैं, मुख्य बिंदु क्या है उनमें? मुख्य बिंदु ऐसा है जी, इसमें एक तो जो सफाई कर्मचारी है, जैसे एक मुद्दा बहुत बड़ा शहर में क्या है कि हम अक्सर देखते हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं आते, लेकिन उनके एक वजह नहीं जानने की कोशिश करते कि सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे। सफाई कर्मचारी जो पक्के लगाए हुए थे उनमें से आधे से ज़्यादा रिटायर हो चुके हैं, और जो बचे हुए हैं 40 हैं, उनकी उम्र उस लेवल पे है कि वो रिटायर होने वाले हैं। नए भर्ती कर नहीं रहे, जो ठेके पे लगाए हुए हैं उनकी ड्यूटी क्या लगा रखी है, कोई सरकार के किसी नेता के कार्यालय में ड्यूटी दे रहा है, कोई अधिकारी की रसोई में ड्यूटी दे रहा है। मतलब 15 कर्मचारी ऐसे हैं, टोटल 120 कर्मचारी रिकॉर्ड में दिखाए गए हैं जो ठेके पे लगाए गए हैं, लेकिन 20 कर्मचारियों का जो बाकी का जो कोटा है वो तो पता नहीं किसकी जेब में जाते रह गए। 100 में से 20 कर्मचारी जो हैं इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट और लीडरों के घरों में और कार्यालयों में जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। बाकी रह गए 80 कर्मचारी जो हैं, टोटल पक्के मिला के 100 लगा लीजिए। क्या 100 कर्मचारी 1 लाख से ऊपर की आबादी को डील कर पाएंगे? 400 की आबादी पे 2 कर्मचारी होने चाहिए। सुनिएगा, 400 की आबादी पे रूल कहता है कि 2 कर्मचारी होने चाहिए। पिछली सरकारों में ये लेटर जारी होते रहे हैं। दर्शन नागपाल जी जब प्रधान थे, मैंने उनको कहा था, एक लेटर आया था कोरोना काल में, मैं कहती है 400 के कर्मचारी पे 2 लेटर कर्मचारी भर्ती करने का आदेश आया, आप करते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये तय में आंदे रहेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, नगर परिषद और कामों में इतना पैसा खर्च करती है। 1 करोड़ रुपए की मशीन मंगवा ली गई। क्या आपने कभी जाके देखा है वो 1 करोड़ रुपए की मशीन क्या करती है? मेरे कार्यालय के सामने रात को आई वो, उसने सिर्फ दायरा दिखाने के लिए फटाफट आई, वहाँ तक घूम के उसने कुछ नहीं किया, सीधा घूम के वापस चली गई, क्योंकि उसने वो अपना जो मूवमेंट रजिस्टर होता है उसमें भरना है। अभी हम यहाँ गए थे, इतने दायरा हम फिक्स कर रहा है। कोई आम नागरिक के इतना नहीं है कि कोई जागरूक होता है, कोई नहीं होता, कोई नहीं देखता किनारियाँ साफ़ हुई है। उस 1 करोड़ रुपए की मशीन में सिर्फ किनारियाँ बेशक साफ़ हो जाती होगी, लेकिन इस तरफ जो कूड़े का ढेर पड़ा है वो कौन उठाएगा? वो कर्मचारी उठाएंगे। वो कर्मचारियों की भर्ती कौन करेगा? नगर परिषद करेगी। तो हम जो है पहले कलम से जो पहला 1 महीना होगा हमारे, अगर हम बनते हैं नगर परिषद में, 400 की आबादी में 2 कर्मचारी, पिछला जो रूल है सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने आदेश दिए हैं कि 400 की आप भर्ती कीजिए, हम वो भर्ती करेंगे कर्मचारियों की। दूसरा जो मुद्दा है कचरे का, जो हमने एक निस्तारण का प्लांट का वो बनाया था कि कचरा कर्मचारी लेके जाते हैं अपने अपने गलियों से इकट्ठा करके, जो गाड़ियाँ हैं वो डाले कहाँ? मिनी बाईपास पे वो डाल देते हैं। वो किसी न किसी के खेत है, किसी न किसी के प्लाट है, वहाँ आग लग जाती है। हमने कहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जब पहली बार मुख्यमंत्री उनके गुना रोड पे आए थे, कि एक सरकारी कॉलेज और जो कचरा निस्तारण प्लांट होना चाहिए बड़े बड़े शहरों में है, तो उन्होंने घोषणा की थी कि बनाया जाएगा। उनके पिछला कार्यकाल अब वाला कार्यकाल मिला के 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल में वो कचरा निस्तारण प्लांट नहीं बना। हमने बार बार मांग की, वो क्यों नहीं बना वो तो चलो अधिकारी बताएंगे, लेकिन हम उस कचरा निस्तारण प्लांट को बनाएंगे ताकि वो जो किसी के प्लाट में ना मिले, और जो ये गाड़ियाँ लेकर जाते हैं इनके साथ किसी तरह के झगड़े की स्थिति ना हो। और दूसरा, नई कॉलोनी कोई भी बनती है, जो कॉलोनी है आप किसी के प्लाट में कूड़ा डाल देते हो, वो नहीं होगा। एक कचरे का पॉइंट, उसमें जो भी कॉलोनी बनेगी जो वैध होगी उसमें हम पहले निर्धारित करेंगे एक नगर परिषद की तरफ से कचरे का पॉइंट जो है 4 दीवारी बंद करके, ताकि ना किसी को दिखे, सौंदर्यकरण के साथ उसको बनाया जाएगा। जो तीसरा है, हमने एक व्यवस्था शुरू की है कि बहुत सारी जो नगर परिषद की बिल्डिंग है, जैसे आप पार्किंग का लगा लीजिए, अब हमारे बच्चे जो हैं लाइब्रेरी के लिए हिसार सिरसा जाते हैं, नगर परिषद के पास इतना बजट है, इतनी जगह है, हम ऐसी नगर परिषद वार्ड स्तर पर बनाने की कोशिश करेंगे, और मुख्यालय पर एक लाइब्रेरी ऐसी बनाएंगे जिसमें नगर परिषद जो है, पहली कोशिश रहेगी निःशुल्क, जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उनको निःशुल्क जो है लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए 24 घंटे की। नगर परिषद की वो अपने खर्चे पर वहन करेगी। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो उनके बिल्कुल जो चार्ज, मान लो एक लाइब्रेरी में वो 2000 रुपये देते हैं, तो हमारा जो है नगर परिषद का सिर्फ 400 रुपये या 200 रुपये चार्ज होगा, ताकि बिजली और जो हम उसका खर्च, पानी का जो एक बिल होता है उसके खर्चे पर उनको 24 घंटे की, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो देश का भविष्य है, उनको फ्री लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तीसरी जो है,
अभी जब खुला दरबार लगाया था, जिला उपायुक्त जी ने खुला दरबार लगा लिया नगर परिषद में। अब नगर परिषद में खुला दरबार लगा लिया, जगजीवनपुरा से, उड्डा सेक्टर से काफ़ी बुजुर्ग आए, उनको 30 रुपये तो रिक्शा किराया भरना पड़ा। पहले दिन उनका नंबर, अगले दिन आए, 100 रुपये खर्च हुए। तो जब नगर परिषद में उनको बुलाया जा रहा है तो प्रशासन जो है ऐसी व्यवस्था करे कि उन वहाँ तक बुलाने का जो खर्चा है प्रशासन ही वहन करे। तो नगर परिषद की तरफ से मैंने ये सुझाव दिया था कि हम ऐसी लाइसेंस बनाकर ई रिक्शा चलाएंगे नगर परिषद या नगर परिषद सामान्य अस्पताल या बस स्टैंड, क्योंकि बस स्टैंड आपने देखा होगा बहुत दूर चला गया है, और सरकारी अस्पताल भी अब प्रोजेक्ट चल रहा है, बाहर बनेगा लोगो सचिवालय भी। कॉलोनी से जिस व्यक्ति का, बुजुर्ग का, खासतौर पे वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं, उनके लिए हम एक ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वो फ़ोन करेंगे, हेल्पलाइन नंबर, जैसे आप बड़े बड़े शहरों में कैब बुक करते हैं, वो अपने फ़ोन पे उसको बुक करेंगे। वो वहाँ को बस स्टैंड पे, सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ भी उनको जाना है, नगर परिषद की तरफ से वो उनके छोड़ के आएंगे। और दूसरा जो है, रेडी वालों का जो एक समस्या है, रेडी वालों की जो एक समस्या है, जितने भी शहर में रेडी वाले हैं, इनको पिछले कई साल से मैं स्ट्रीट वेंडर कमेटी का सदस्य भी रहा हूँ, और काफ़ी हमने सुझाव भी दिए थे, ये डीएसपी रोड पे लगा, अपने अपने एरिया में लगा लीजिए। तो इनको जो कहीं ना कहीं से खदेड़ दिया जाता है। अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ वो लगे हुए हैं उनको वहीं जगह स्थायी मिले, तो उन पर विचार करके उनको स्थायी जगह वहीं दी जाएगी। अगर उनको मतलब ऐसी स्थिति बनती है कि ये मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और उनको इसी के आसपास कोई और जगह देकर इनका काम, इनका रोजगार सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, तो उनको वो जगह देने का काम करेंगे। और जो आवारा पशुओं का जो एक मुद्दा है, हमने 2013 में एक नंदीशाला की डिमांड की थी संस्था की तरफ से, और अस्थायी नंदीशाला सेक्रेटरीट के सामने बनी थी, उसके बाद वहाँ चली गई। लेकिन उसका जो रख रखाव है, अब बरसात के दिनों में आप देखोगे, कभी जाके देखना नंदीशाला में, एक बरसात के सीज़न में और सर्दियों के सीज़न में मेरे ख्याल से 50 से 100 जो नंदी हैं वो मौत का ग्रास बन जाते हैं। वो किस वजह से? नगर परिषद की तरफ से जब हमने मीटिंग की थी पटवार वन में, एमएल कौशिक साहब डीसी साहब थे, तो एक मीटिंग में यह कहा गया था नगर परिषद अपनी तरफ से 1,75,000 रुपये, मतलब 1.5 लाख का चेक उस नंदीशालों को देगी। मेरे ख्याल से वो अब 1 लाख पे है। हम ये कोशिश करेंगे कि नगर परिषद की तरफ से वो चेक 2 लाख रुपये का हो, ताकि जो नंदी वहाँ पे छोड़े जा है वो लापरवाही की वजह से या फिर वो जो मर रहे हैं उनको बचाने के लिए वहाँ का कोई भी जिस तरह बाहर ना छोड़े, वो वहीं उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था हो। दूसरा, जो कचरा उठाते हैं हमारे जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कचरा उठाने जाते हैं गली गली से, अक्सर क्या देखने में आता है, हम रोटी भी उसी में डाल देते हैं और सब्जी वगैरह जो सारा कचरा उसी में डाल देते हैं। हम उसमें एक अलग से रिक्शा लगाएंगे, मतलब जो सारा कलेक्ट करके शहर से उस नंदीशाला तक पहुँचाए, ताकि आवारा पशुओं के जो भोजन की समस्या है, जो उनको खाने पीने का जो है, किसान भाई तो चलो तूड़ी पहुँचाते हैं, लेकिन शहर की जिम्मेदारी है उसमें एक लगातार, क्योंकि अभी जो गौशाला या नंदीशाला की रिक्शा आती है वो शायद लिमिटेड सी है, तो हम हर वार्ड में जो कचरे का काम उठाने का काम करते हैं गाड़ियाँ, उनमें एक अलग से डब्बा लगवा के नंदीशाला तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। आपका समय कीमती है, आप इनमें पढ़िएगा। और जो पार्कों की स्थिति है, ग्रीन बेल्ट की स्थिति है, ग्रीन बेल्ट में सिवाय पत्थर लगाए जा रहे हैं, घास लगाने पर जोर नहीं दिया जा रहा। ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या होता है? ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है उसमें पत्थर की जगह घास लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ। नगर परिषद अब तक क्या करती रही है? घास उखाड़ के टाइलें लगा दी गई, क्योंकि उसमें उन्होंने घपला करना था। पेड़ काट कर उसमें, मतलब पेड़ काट दिए, अलग तरह से कब्जा कर लिया, वो कब्जे छुड़ाए जाएंगे। ग्रिलों से जब काम चल रहा था तो पत्थर, ईंटें और पत्थर लगाने की जरूरत क्या पड़ी? जो मार्बल अलिया लगाया गया है वो जड़ना शुरू हो गया है। आप लोग मुआयना कीजिएगा, जो अभी 2 महीने पहले इन्होंने मार्बल लगाया था वो जड़कर सड़कों पे गिरा है और उसके मतलब वहीं पड़ा है, और उसको कौन उठा के लेगा था पता नहीं है। आप टैक्सी स्टैंड की तरफ जाओगे, काफ़ी सारा जो मार्बल है जड़ा पड़ा है। आप इस साइड में जीटी रोड पे जाओगे, सिरसा रोड की तरफ, तो अता पता नहीं है मार्बल जड़ के कहाँ गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, ये ख़राब करने की व्यवस्था है। एक बड़ा सवाल मेरा आप लोग मतलब प्रशासन से, कि जब आपने अनजान सड़कों पे मार्बल लगाया है, तो लघु सचिवालय में जो पार्क बनाई है उसमें लोहे की ग्रिल क्यों लगाई? वहाँ स्टील की क्यों नहीं लगाई? वहाँ स्टील के गेट क्यों नहीं लगाए गए? वहाँ मार्बल क्यों लगाया जा? क्योंकि वो अधिकारियों की नज़र में है। वहाँ घपला करेंगे तो प्रशासन का सीधा डीसी साहब जो है वो देख लेंगे ये तो घपला हो रहा है। तो जहाँ उनको उम्मीद है कि यहाँ हम घपला नहीं कर सकते, वहाँ तो उन्होंने लोहे की ग्रिलें लगा दी, लोहे के गेट लगा दिए। वहाँ भी लगानी थी। अगर आप सौंदर्यकरण करना ही चाहते हो तो वहाँ स्टील का क्यों नहीं लगा? आप लोग अक्सर जाते हो तो देखना, गौर करना इस बात पे। जहाँ चोरी होने की संभावना है गेट के, जहाँ स्टील काट के ले जाते हैं, वहाँ उन्होंने स्टील लगा दिया ताकि हम दोबारा लगा सकें।
ये जो नीति है दोबारा दोबारा तोड़ो, दोबारा दोबारा लगाओ, पैसा पास हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। तो अब पूछने का और पूछने वाला भी आ रहा है और कार्रवाई करवाने वाला भी आ रहा है। वो नाम हरदीप सिंह है, ढोल बजाने वाला भी हरदीप सिंह है, और ये व्यवस्था जरूर बंद होगी। शौचालय बनाए जाते हैं नगर परिषद के द्वारा, उस पर ताले लग जाते हैं, आप चाहे बंद करो, ताले कितने दिन में खुल जाएंगे? ताले 5 साल से आप जाके देखिएगा। 5 साल पहले जब शिवालय मार्केट में बाथरूम नहीं था तो हमने लगातार डिमांड करके वहाँ पे बाथरूम बनवाया। धूड़िया साहब जेई साहब हैं, पूछना कभी आप उनसे कि वो बाथरूम जब बनाया गया था तो उन्होंने कहा था हरदीप हमने आपके कहने पे यहाँ पे बाथरूम बनवा दिया है, अब इसके में मीटर भी लग गया। 5 साल से बिजली का मीटर लगा हुआ है, 5 साल उसका किराया आता रहा, बिल आता रहा, पानी का बिल आता रहा, वो बिल भरते रहे, लेकिन उसका ताला नहीं खोला। अब जब हमने शिकायत दी शिवालय मार्केट वालों को आग्रह पर, हमने खुले दरबार में शिकायत दी वो बाथरूम खुलना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के सुभाष चंद्र जी चेयरमैन हैं, उनको लिख के भेजा, ऊपर से ऑर्डर इसको खुलवाया जाए। इन्होंने उसकी पूरी सफाई करवाकर, मैंने सोशल मीडिया में डाला था, पूरी सफाई करवाकर सबसे कोई साफ बाथरूम था, ताला खुला तो 5 साल बाद वो साफ मिला था। उसके बाद क्या था, इन्होंने टेंडर जारी करके, एक घपला होता है, कर्मचारी रख लेते हैं, वो हफ्ते में जब शुरुआती चरण में जब कोई इनका सर्वे वाले आते हैं तो ये बढ़िया तरीके से उसकी सफाई करवाते हैं, और जब वो सर्वे चला जाता है हम उस रैंक में बिल्कुल पिछड़ जाते हैं तो उसको फिर ये भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। नशा तस्कर हैं, वो टूटियाँ उखाड़ के ले जाते हैं, या फिर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है तो इतना मतलब आम आदमी वहाँ पे जा भी नहीं सकता। तो ये जो व्यवस्था है ताले, इसलिए अब रत्या चुंगी से एक ताला लगा हुआ है, कंडम घोषित कर रखा है। वो अक्सर डिमांड करते हैं बाथरूम खुलना चाहिए। मैंने अधिकारी से बात की, बोले भी हमने कंडम घोषित कर रखा है इसको, और ये इसलिए नहीं खुल सकता। शिवालय मार्केट का जो बाथरूम 5 साल बाद उसका ताला खुला है तो वो हमने खुलवाया है। अब हंस मार्केट में जो आप देखोगे शीतल पेंटर की जो एक हुआ करते थे, उनके पास एक नगर परिषद का बाथरूम है, उसकी स्थिति क्या है? उसमें ताला लगवा के उसके कोई कर्मचारी तो रखे हुए रिकॉर्ड में, आप रिकॉर्ड निकलवाना, नगर परिषद में जाना, हर बाथरूम में आपको कर्मचारी के रिकॉर्ड में मिलेंगे। क्या लगता है हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह ये सिस्टम, हर जगह ये आप बंद करवाओगे? ये बंद करवा तब होगा जब आप उस कुर्सी के असली हकदार को कुर्सी दोगे। 1.5 करोड़ रुपए लगाकर 50 लाख रुपए में टिकट खरीद कर लाने वाला कभी भी उस काम को नहीं करवा सकता, और किसी भी नेता का स्टंप बनकर आज़ाद उम्मीदवार भी वो काम नहीं करवा सकता जो हम आज़ाद विचारधारा के साथ करवाते रहे और आगे भी करवाएंगे। ये बात सामने आ गई कि 50 लाख देके टिकट नहीं दी, पूरे शहर में चर्चाएं हैं जी। आप बताइए, चलो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ? पैनल में नाम भेजा गया था 3 उम्मीदवारों का जो भाजपा के बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े ओहदे पे थे, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष का भी नाम आया था। अब ऐसा क्या हुआ, एक 75 साल की लेडी पूरे शहर में घुमाई उन्होंने चिलचिलाती गर्मी में, भैया हम जो है आपका पैनल में नाम भेजा गया, आप अपने एनओसी तैयार करवाइए। लास्ट दिन तक उन्होंने एनओसी तैयार करवाई तीनों उम्मीदवारों ने, और जो है 10 दिन पहले शामिल करवाकर एक बंदे के कहने पे, एक लीडर के कहने पे टिकट दे दी गई। तो क्या उनके साथ विश्वासघात नहीं है? तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसे हालात बने होंगे। ऐसा क्या था उनमें? निष्ठा अगर देखते हैं, दे दी गई है, कुछ हालात तो बड़े ही होंगे। हालात वही मैं कह रहा हूँ, हालात तो फिर देखिए कोई टिकट खरीद के लाता है तो ही बनते हैं, ऐसा तो उन्होंने कोई करके दिखाया नहीं था। उनके एजेंसी के सामने खड्डा है, आप अभी आगे जाके देख लीजिए, उनके गीता मंदिर के आगे खड्डा है। हमने उसकी आवाज़ उठाई, वो क्यों नहीं बाहर निकले? वो बाहर निकलते, आवाज़ उठाते उस चीज़ की। गैस एजेंसी के सामने जो पानी का खड्डा उनका बना हुआ है पिछले 1 साल से, वो ठीक नहीं करवा पा रहे। वो लीकेज है वहाँ पे पाइप की, उनको नहीं पता होगा, मेरे को पता है। जो ओली हॉस्पिटल है, डेली वहाँ पे पानी लीक होता है, खड्डा उनके उस पानी की वजह से बना हुआ है, उनको पता ही नहीं है। जो अपनी एजेंसी के सामने खड्डा देखकर भी सोए हुए हैं, वो पब्लिक को चेयरमैन बनकर क्या जगाएंगे?